Hello everyone. Today on 17 July, we will continue our chapter number 1 of 7th class civics. We already study the different form of government. तो आज हम पढ़ेंगे some basic principles of democracy. डेमोक्रेसी के मूलभूत सिद्धांत क्या क्या हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है. इन डेमोक्रेसी people elect their government, they monitor its working and can vote it out at the next election. डेमोक्रेसी में पीपल जो हैं, लोग जो होते हैं, जनता जो होती है, वो अपनी सरकार को इलेक्ट करती है. दे मॉनिटर इट वर्किंग, वो सरकार के कार्यों को मॉनिटर करती है. और कैन वोट इट आउट, वोट इट आउट का मीन्स होता है उसे बाहर भी या सरकार से आउट भी कर सकती है एट द नेक्स्ट इलेक्शन, यानी सरकार में ला भी सकती है किसी पार्टी को और उसे बेदखल भी कर सकती है. तो ये काम किसका होता है? पीपल का, जो कि हमने पहले पढ़ा है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल. डेमोक्रेसी किससे संबंधित है? लोगों से, जनता से. सेकंड जो बेसिक प्रिंसिपल है इसका वो है इलेक्शंस आर हेल्ड पीरियडिकली इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शन जो होते हैं, चुनाव जो होते हैं, वो पीरियडिकली होते हैं. पीरियडिकली का मीन्स समय पे एक अंतराल फिक्स होता है इनका. जैसे हमारे इंडिया में 5 ईयर्स के लिए होते हैं. इन अवर कंट्री इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड वंस इन एवरी 5 ईयर. हमारे देश में इलेक्शन नॉर्मली यूजुअली सामान्यतः मतलब कितने सालों के लिए होते हैं? 5 साल में एक बार होते हैं. देयर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, ये थर्ड इसका सिद्धांत है. हमारे डेमोक्रेसी में एक सिद्धांत होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज. ये एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है. इसके तहत कहा गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, एडल्ट मीन्स वयस्क और फ्रेंचाइजीज मीन्स मताधिकार. इट मीन्स the right to vote is given to every adult citizen irrespective of their caste, sex, religion, race or language. राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार सभी एडल्ट सिटीजन्स को दिया गया है, भले ही उसकी कास्ट कुछ भी हो, सेक्स यानी जेंडर कुछ भी हो, महिला हो या पुरुष हो, रिलीजन धर्म कोई सा भी हो, नस्ल किसी भी नस्ल से बिलोंग करता हो या वो कोई सी भी भाषा बोलता हो. इट डजेंट मैटर कि वो कौन सी कास्ट का है, कौन से जेंडर से है, कौन से रिलीजन से है, रेस से है, लैंग्वेज से है. ओके, उसे राइट टू वोट प्राप्त होता है, वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है. फोर्थ जो प्रिंसिपल है वो है कि द गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सरकार संविधान के अंतर्गत ही कार्य करती है, उसके फ्रेमवर्क में ही काम करती है, उसके बाहर वो नहीं जा सकती, संविधान को मतलब ओवरटेक नहीं कर सकती. इन मोस्ट केसेस द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अधिकतर केसेस में, जैसे हमारे इंडिया के केस में देख लो, हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? रिटन है. पर इन द केस ऑफ ब्रिटेन देयर इज नो सच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. वहाँ पे कोई रिटन मतलब संविधान नहीं है. देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. ये अनदर इसका प्रिंसिपल है कि सरकार के जो 3 ऑर्गन है, जो हम बार बार देखते आ रहे हैं, 3 ऑर्गन कौन से हैं? लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका, ये सरकार के अंग होते हैं. द पावर्स ऑफ ऑल द 3 ऑर्गन्स आर क्लियरली स्पेसिफाइड सो दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम. इन तीनों की जो पावर होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाइड है. वाई इट सो? क्योंकि इन तीनों के बीच में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो. इनकी पावर्स, इनके जुडिशरी सब कंप्लीटली इनके जुडिक्शन कंप्लीटली डिस्क्राइब होते हैं, क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. सिक्स्थ जो इसके प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो ये है इक्वलिटी एंड फ्रीडम कुड प्रिवेल ओनली इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में ही आप समानता और स्वतंत्रता जो है वो प्रिवेल करती है. अदरवाइज किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चले जाओ, वहाँ पर आपको ये दोनों प्रिवेल करती हुई नहीं पाई जाएगी. मतलब जितना हमें इक्वलिटी और फ्रीडम डेमोक्रेसी में प्राप्त होता है उतना और किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है. These are the essential ideals of the democracy. डेमोक्रेसी के ये बहुत ही आवश्यक आदर्श हैं
अपोजिशन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो रूलिंग पार्टी है या जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उसका तो रोल होता ही होता है, बट एट द सेम टाइम अपोजिशन का भी एक ग्रेट रोल होता है। अपोजिशन का ग्रेट रोल क्या होता है? ये सरकार के नीति, जो पॉलिसीज़ हैं और भी जो वर्क होते हैं उनके, उसको क्रिटिसाइज़ करती है, उनको जनता तक लेके आती है, ठीक है? जनता को ये आभास करवाती है कि सरकार जो कर रही है वो सही है या गलत है। 8th और लास्ट जो मतलब इसका सिद्धांत है, द पीपल एंजॉय राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच। लोग कई प्रकार के राइट्स एंजॉय करते हैं, अधिकार जो है वो एंजॉय करते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की आज़ादी। एंड द राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन इन डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में जो है वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने की उनका क्या होता है? अधिकार होता है, चाहे वो कोई सा भी हो। या ये भी हो सकता है कि मतलब वो कोई किसी भी धर्म को ना माने। तो ऐसे राइट्स वो कहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं? सिर्फ डेमोक्रेसी में ही एंजॉय कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज बिकम फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल। बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे देश आज़ाद हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, उसमें से हमारा एक देश भी है, भारत। और वो सब किससे आज़ाद हुए? फॉरेन कंट्री के रूल से। दे ऑल अडोप्टेड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैक्सिमम जो कंट्रीज थी उन्होंने कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज किया? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स दैट मेड दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेरी पॉपुलर। ऐसे कई एलिमेंट्स थे इसके अंदर जिसने इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर, या हम कहें कि मतलब लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा बना के रखा था। और वो क्या थे? वो थे राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, एंड राइट टू फ्रीडम। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टू एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो यू हैव टू राइट राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट, व्हाट all this, let us read equality, समानता। इक्वलिटी इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट होता है इक्वलिटी। इट मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। इसका मतलब होता है कि कानून के समक्ष सब समान है। नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा जाति के आधार पर, रेस के आधार पर, नस्ल, रिलीजन, धर्म के आधार पर, सेक्स, जेंडर के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पर, सब समान है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स द राइट टू इक्वलिटी। हमारा संविधान जो है आर्टिकल 14 के तहत मतलब हमें राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। इक्वलिटी इज इंश्योर्ड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये जो इक्वलिटी है, पॉलिटिकल इक्वलिटी हमें हमारा संविधान देता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा। इक्वलिटी आल्सो मीन्स absence of privilege based on one's high social class। इक्वलिटी जो है इसका मतलब ये भी है कि जो प्रिविलेज मिले हुए थे ऑलरेडी उन हाई क्लासेस को, जो पहले से मतलब मैक्सिमम पावर एंजॉय कर रहे थे, उनसे उन प्रिविलेज को ले लेना भी मतलब एक तरह से इक्वलिटी है। पहले हमारे इंडिया में देख लो या फ्रांस में देख लो, जहाँ पर मतलब हाई क्लास सोसाइटीज थी जिनको हम कुलीन वर्क्स बोलते थे, तो वहाँ पर उनको कुछ ज़्यादा ही प्रिविलेज मिले हुए थे, विशेषाधिकार मिले हुए थे। तो उन विशेषाधिकारों को मतलब उनसे ले लेना भी एक तरह का मतलब इक्वलिटी है। अब वो सभी के साथ कैसे हो गए? इक्वल हो गए। ऑल मस्ट रिसीव प्रॉपर अपॉर्चुनिटी फॉर देयर डेवलपमेंट। सभी को ये आवश्यक है कि मतलब प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले, बराबर का अवसर मिले अपने डेवलपमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप हाई क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में या मतलब एडमिशन में वहाँ पर आपको प्रिविलेज दिया जाएगा,
आपको पहले मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ऐसा नहीं है। अब सबको डेवलपमेंट के लिए सबको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त होनी चाहिए। Many a time we find that a person has ability but he does not have the opportunity to develop his skill. कई बार हम देखते हैं कि किसी इंसान में वो एबिलिटी तो होती है, वो सक्षम तो होता है, बट उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। अपनी जो भी स्किल्स है, वट एवर स्किल दे है, वो उसे डेवलप नहीं कर पाता बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी नहीं प्राप्त कर पाता है। मेनी ऑफ अस आर विक्टिम्स ऑफ अनजस्ट सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। अधिकतर, हम में से अधिकतर विक्टिम रह चुके हैं या विक्टिम रहे हैं सामाजिक और आर्थिक सिस्टम, जो अन्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक सिस्टम है, उसका मतलब विक्टिम हम हैं। आज आप देखो, मतलब जो गरीब है वो गरीब ही है, पर अगर उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो क्या वो हमेशा गरीब रहेगा? नहीं रहेगा। उसी प्रकार से समाज में देख लो, सोसाइटी में अगर देखो तो वहां पर भी कुछ ऐसे कास्ट हैं या कुछ ऐसे वर्ग हैं, ठीक है, वो मतलब ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है, तो इनको हमें आगे लाने की जरूरत है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो डेमोक्रेसी ये करती है, डेमोक्रेसी हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। डेमोक्रेसी एम्स एट प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एम यही है कि वो सोशल जस्टिस प्रोवाइड करे, सामाजिक न्याय, एंड रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। और ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, अनजस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, इसके अंतर्गत वो रिच और पुअर के बीच में जो एक ऐसा गैप बन चुका है जो कभी खत्म नहीं होगा, उस गैप को वो खत्म करे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी की फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता। फ्रीडम इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का बेसिक एलिमेंट ही जो है वो फ्रीडम है। ओनली इन डेमोक्रेसी कंट्रीज कैन पीपल हैव फ्रीडम। सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री के ही अंदर लोग जो हैं वो आज़ादी के साथ रह सकते हैं। When one has freedom of speech, जब किसी के पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, बोलने की आज़ादी होती है, संवाद व्यक्त करने की, अपनी जो मतलब फीलिंग्स को व्यक्त करने की जो आज़ादी होती है, he can criticize the wrong policies and the program of the government। तभी वह सरकार की गलत नीतियाँ जो होती है उनके खिलाफ और योजनाओं के खिलाफ, प्रोग्राम्स के, कार्यक्रम के खिलाफ वो उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब होता है उसकी आलोचना कर सकते हैं। ये सब कहाँ पॉसिबल है? डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रीडम दैट न्यूज़पेपर में एनालाइज द सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। और यही फ्रीडम है जिसकी वजह से न्यूज़पेपर जो है वो एनालाइज कर पाते हैं गवर्नमेंट की सक्सेस और उसके फेलियर को। द पीपल कैन ऑर्गेनाइज मीटिंग, होल्ड डिबेट्स। लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मीटिंग, डिबेट होल्ड कर सकते हैं, कैंपेन फॉर रिफॉर्म, रिफॉर्म के लिए वो कैंपेन चला सकते हैं। डेमोक्रेसी नॉट ओनली इंश्योर इंडिविजुअल फ्रीडम। डेमोक्रेसी सिर्फ व्यक्तिगत आज़ादी को ही इंश्योर नहीं करती है, इट आल्सो प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू प्रिजर्व एंड प्रमोट देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। यह जो माइनॉरिटीज की राइट्स हैं, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोगों के जो राइट्स होते हैं, जो अल्पसंख्यक अब कौन आते हैं? जिनकी संख्या हमारे समाज में कम है, जैसे जैन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, पारसी, these all are come under the minority section। तो इनको ये राइट्स होते हैं कि ये अपने कल्चर को प्रमोट करें, उसे प्रिजर्व करें, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें, उसे प्रिजर्व करें, बचा के रखें, संरक्षित रखें। द राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन एनी पब्लिक मैटर हैज आल्सो बीन ग्रांटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। आपने आरटीआई का नाम सुना होगा, तो आरटीआई के अंतर्गत वी हैव राइट टू सीक इंफॉर्मेशन, हमें जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन एनी पब्लिक मैटर, सरकार से किसी भी पब्लिक मैटर के ऊपर। ये हमें संविधान ने मौका दिया हुआ है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। जो निर्णय लेने की क्षमता है, उसका जो तंत्र है वो किस प्रकार से काम करता है। निर्णय लेने का जो तंत्र है, पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। द कंट्रीज ऑफ डेमोक्रेटिक countries, the constitution of democratic countries are mostly written documents।
डेमोक्रेटिक कंट्रीज, मैक्सिमम डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में मतलब हम देखते हैं, विच स्पेसिफाई द नेचर एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट, जो स्पेसिफाई करता है कि सरकार का नेचर कैसा है और इसके पावर्स क्या क्या हैं, इसकी ताकत क्या क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द पावर्स ऑफ द थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सरकार के तीनों अंगों के पावर्स को स्पेसिफाई करता है। वो तीन अंग हमें मालूम है ऑलरेडी, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। चलो अब इन तीनों के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। द लेजिस्लेचर, विधायिका, जिसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं हमारे इंडिया में। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेचर। लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वे लोग जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ पर? लेजिस्लेचर में। प्रतिनिधि बोलते हैं हिंदी में से। द लेजिस्लेचर में कॉम्प्रोमाइज वन हाउस और टू हाउस। लेजिस्लेचर अलग अलग जगह में, कहीं पर ये एक हाउस को कहते हैं, या कहीं पर लेजिस्लेचर में दो हाउस होते हैं। हमारे इंडिया में टू हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा। आवर यूनियन लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट। हमारा जो यूनियन लेजिस्लेचर है, जो केंद्रीय मतलब विधायिका है, वो जो है वो पार्लियामेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, और ये दो हाउसेस से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट लोकसभा एंड सेकंड वन इज राज्यसभा। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज फॉर द होल कंट्री। अब जो यूनियन लेजिस्लेचर होता है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा भी आता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसमें हमारे राष्ट्रपति भी आते हैं, द प्रेसिडेंट। तो इसका काम होता है कि ये पूरी कंट्री के लिए कानून बनाए। द प्रपोजल फॉर अ लॉ इज कॉल्ड अ बिल। जब किसी कानून के लिए प्रस्ताव आता है तो उसको हम बोलते हैं बिल, विधेयक। द बिल हैज टू पास सेवरल स्टेज बिफोर इट बिकम एन एक्ट। कानून बनने से पहले इस विधेयक को कई अलग अलग स्टेप से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक एक्ट बनता है। ठीक है। When both the houses have passed a bill, it is sent to the president। अब वो क्या प्रोसीजर है? तो जब दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, या राज्यसभा या लोकसभा, तो बिल जो है वो कहीं पे भी पास हो सकता है, बस मनी बिल को छोड़ के, जो कि मतलब हमेशा कहाँ पास होता है? पहले लोकसभा में, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है। तो उसके अलावा मैक्सिमम जो बिल है वो कहीं पे भी आप पास कर सकते हो। उसके बाद आप या तो राज्यसभा में पास करो या लोकसभा में पास करो। तो जब दोनों हाउस से बिल पास हो जाता है तो इसको कहाँ भेजा जाता है? प्रेसिडेंट के पास में। किसके लिए? उनके एसेंट के लिए। एसेंट क्या है? सहमति के लिए, कि हाँ मैं सहमत हूँ। आफ्टर द प्रेसिडेंट्स एसेंट्स इट्स बिकम एन एक्ट और ए लॉ। प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद में, उनकी सहमति के बाद में, वो एक एक्ट बन जाता है या एक कानून बन जाता है। अब ये हमारे देश के संविधान मतलब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हाउस है। ठीक है। अब देखते हैं द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। द एग्जीक्यूटिव इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कार्यपालिका। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें हम, देखो एग्जीक्यूटिव टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉलिटिकल होते हैं और मतलब एक आपके आधिकारिक होते हैं। ठीक है। जो अधिकारी लोग होते हैं जिसके अंतर्गत, ये पॉलिटिकल में आपके प्राइम मिनिस्टर आते हैं और काउंसिल मिनिस्टर आते हैं। स्टेट में जाएंगे तो फिर सीएम आते हैं, और सीएम का मतलब कैबिनेट मिनिस्टर आता है। ओके। और जो अधिकारी की बात कर रहा था मैं, जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं, उसके अंदर सारे वो रेपुटेटेड ऑफिसर्स आते हैं जो सरकार के अंडर में रह के काम करते हैं। दे टेक पॉलिसी डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ये वे लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव जो जनता के बिहाफ में डिसीजन लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। सबको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई चुनाव नहीं होता है। ठीक है। हमारे यहाँ पे लोकसभा में जो मेजोरिटी में पार्टी होती है, उसके लीडर को ही हम प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। ओके। मतलब वो मिनिस्टर ही, मतलब जो आपके एमपीज होते हैं लोकसभा के, वही मतलब प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं है या चुनाव नहीं होता है। और इन अलायंस इन द लोकसभा, या फिर एक पार्टी का, मेजोरिटी पार्टी का लीडर होना चाहिए, या फिर अगर हमारे जैसे इंडिया में 3 अलायंस, यूपीए, एनडीए और लेफ्ट फ्रंट। तो
उसका लीडर हूँ। The Prime Minister and his Council of Ministers implement the law made by the Parliament. प्राइम मिनिस्टर और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो उस लॉज को जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव का काम ये होता है कि वो इन कानूनों को लागू करती है। ऑल लॉज हैव टू बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सारे जो कानून हैं वो किसके फ्रेमवर्क में होने चाहिए, मतलब किसके अंतर्गत होने चाहिए, संविधान के अंतर्गत होने चाहिए। अदरवाइज दे कैन बी void or null decided by the सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब ये नल और void यानी कि मतलब इनको निरस्त किया जा सकता है इफ वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करते हैं। तो जरूरी नहीं कि एक बार कानून बन गया तो हमेशा के लिए कानून बना रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये मतलब हमारे दूसरे अधिकारों को या संविधान की दूसरी धारा को मतलब क्रॉस कर रहा है तो आप इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं या मतलब संविधान मतलब कोर्ट में जा सकते हैं। समटाइम न्यू लॉज हैव टू बी पास्ड टू मीट न्यू प्रॉब्लम्स। कई बार नए कानून बनाए जाते हैं ताकि नए प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके। The laws regarding the right to information passed in 2005 was one such act. जो कानून बनाया गया था RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में, ये ऐसा ही कानून था। इसमें जो नई प्रॉब्लम आई थी यानी पीपल्स वांट टू नो द अकाउंटेबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो इसलिए कि सरकार जो अकाउंटेबल है कि नहीं है, सरकार का मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, ठीक है, वो आंसरेबल है कि नहीं है। तो इसको कैसे पता करेंगे, इसको ऐसे पता करेंगे कि सरकार ने जो कार्य किया वो कितने पैसे में किया, ठीक है, वो क्या बोल रही है, कितना वर्क, कितना मतलब उसको पैसा लगा उसमें, ठीक है, कितने दिन लगे उसमें, क्या क्या मतलब व्यवस्था है सरकार की। ये सारी चीजें हमें किससे प्राप्त होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कब पास हुआ था 2005 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, 2005 में पास हुआ था। क्या करते हैं इसमें, हम इसमें मतलब गवर्नमेंट मैटर से रिलेटेड जो भी मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम सीख कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ठीक है, एक सिंपल आवेदन के द्वारा, एप्लीकेशन के थ्रू। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक पॉलिसी डिसीजन ऑन सब्जेक्ट लाइक डिफेंस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत सारे मतलब पॉलिसी डिसीजन लेते हैं बहुत सारे विषयों पर, जैसे कि डिफेंस हुआ। डिफेंस मतलब आपके रक्षा, फॉरेन यानी विदेश जो मामले होते हैं, अफेयर्स, फाइनेंस यानी वित्त मामले जो होते हैं, रेलवे यानी कि मतलब आपको मालूम है रेलवे, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं, पॉलिसी डिसीजन, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट लेते हैं। इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ द मिनिस्टर आर हेल्प्ड बाय IAS ऑफिसर्स। अब इन एक बार कानून बनने के बाद में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इन कानूनों का, वो मतलब मिनिस्टर्स करते हैं, पर मिनिस्टर किसकी हेल्प के थ्रू करते हैं, IAS के थ्रू। यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स तो हैं, पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसकी हेल्प लेते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी, एंड अदर ऑफिशियल्स हु कंस्टिट्यूट द ब्यूरोक्रेसी, और वो बाकी सारे ऑफिशियल्स जो ब्यूरोक्रेसी को कंस्टिट्यूट होते हैं वहाँ पर। तो इट मीन्स दो तरह के एग्जीक्यूटिव हमारे इंडिया में है, एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक है मतलब ऑफिशियल जो मतलब हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स। अब ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो हमेशा बने रहते हैं, वो एक बार जो जॉब में लग जाएंगे तो जब तक उनकी 60 साल 65 साल जो भी वाट एवर उनकी लास्ट ईयर है वो तब तक काम करेंगे। जबकि पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो सिर्फ 5 साल, या हम कहीं कभी कभी अगर सरकार पलट जाए तो वो 2 साल 3 साल 1 साल जो भी है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो मतलब स्थायी नहीं होते। नेक्स्ट, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ये हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इसे हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊंचा न्यायालय है। इसके द्वारा एक बार मतलब फैसला सुना दिया जाता है तो उसके बाद में आप जो है इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, इसके ऊपर कोई भी और न्यायालय नहीं। ये देश की सर्वोच्च न्यायालय है, दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली। द जुडिशरी, न्यायपालिका, द जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉ एंड पनिशेस द लॉ ब्रेकर। न्यायपालिका जो है वो कानूनों को इंटरप्रेट करती है। इंटरप्रेट करने का मतलब लोगों को समझाती है कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है, उसको सुलझाने का काम। क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन की वो बहुत ज़्यादा मतलब जटिल है, कॉम्प्लेक्स, तो उसको इंटरप्रेट करने का मतलब काम जो है वो कौन करती है, जुडिशरी करती है, उसको समझाने का काम।
एंड पनिशेस द लॉ ब्रेकर्स, और जो लॉ ब्रेकर्स होते हैं, जो कानून तोड़ने वाले होते हैं, उनको पनिश भी करती है। इट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, यह लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट। एंड आल्सो डील विद सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, और सिविल और क्रिमिनल केसेस के साथ में भी डील करते हैं। जुडिशरी इट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बात तो बार बार आ रही है कि यह संविधान को इंटरप्रेट करता है, ठीक है। जुडिशरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, जुडिशरी जो है वो डेमोक्रेसी के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हैज टू बी इम्पार्शियल वाइल गिविंग जजमेंट देते वक्त ये पूरी फुल्ली श्योर होती है कि यह कैसे रहे, इम्पार्शियल रहे। इम्पार्शियल मतलब भेदभाव ना करे किसी प्रकार का, एक पक्ष की तरफ मतलब इसका पूरा जोर ना हो, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होती है, इम्पार्शियल होती है, ऐसा नहीं कि पार्शियलिटी करती है। नेक्स्ट, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। अब सबसे अहम बात कि जो हमारी जुडिशरी है वो हमने पढ़ा है कि हमारे इंडिया की जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो ये हमेशा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, उसके इंटरफेरेंस से हमेशा दूर रहनी चाहिए, उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। तो सबसे मेन बात जो जुडिशरी के बारे में पढ़ी वो ये है कि जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉ, जुडिशरी जो है वो संविधान को इंटरप्रेट करती है, इसकी व्याख्या करती है, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने का काम करती है, और यह लॉ ब्रेकर्स को पनिश करती है, ठीक है, इम्पार्शियल होती है वाइल गिविंग जजमेंट, और इट शुड बी मतलब ये होनी चाहिए, इसके इंटरफेरेंस से दूर होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट हैं उनका प्रोटेक्शन। द लॉज आर पास्ड बाय मेजोरिटी वोट इन द लेजिस्लेचर, कानून पास किया गया है मेजोरिटी वोट के साथ में लेजिस्लेचर में। ऑल द मेंबर कैन नॉट होल्ड द सेम ओपिनियन ऑन एनी इश्यू। देखो जो कानून होते हैं वो मतलब मेजोरिटी वोट के द्वारा बाद ही पास होते, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। तो सारे मेंबर जो है वो सेम ओपिनियन तो कभी होल्ड नहीं कर सकते हैं किसी भी इशू पे। एक नॉर्मल इशू भी ले लो आप, तो भी मतलब एक ना एक तो ऐसा होगा ही सही जो मतलब उसका जो मतलब थिंकिंग हो या उसकी आइडियोलॉजी जो उससे वो मेल नहीं खाती हो। सो मेजोरिटी ओपिनियन प्रिवेल, इसका मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेजोरिटी का जो ओपिनियन है वो प्रिवेल करता है, राइट, मतलब वही आगे रहता है। अब 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोगों में से 8 लोगों की ओपिनियन एक ही है, तो इट मीन्स मेजोरिटी का ही ओपिनियन प्रिवेल कर रहा है, बाकी के 2 का तो कोई मतलब ही नहीं आ रहा है। बट द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि मतलब सरकार, इसका मतलब ये नहीं है कि मेजोरिटी गवर्नमेंट हो गई तो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को वो मतलब नेगलेक्ट कर देगी या उसको इग्नोर कर देगी। Our constitution has provisions to protect the interest of the religion, regional, linguistic and religious minorities. हमारे संविधान में ऐसे कई प्रावधान, ऐसे कई प्रोविजंस हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं इन माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को, चाहे वो रीजनल इंटरेस्ट हो यानी कि मतलब क्षेत्रीय, लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पे हो, या रिलीजियस धार्मिक। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज होती है, मतलब मुस्लिम्स और जैन और बुद्धिस्ट यही मतलब माइनॉरिटीज होते हैं, ऐसा नहीं है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी होती है, ऐसी भाषा हमारे देश में ऐसी कई भाषाएं हैं जिनके मतलब आज बोलने वाले जो हैं 1 या 2 ही % रह गए हैं, ठीक है। आप अगर मतलब मणिपुर, असम, नागालैंड, मिजोरम, ये जो 7 सिस्टर्स कहते हैं हम, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे ऐसी कई लैंग्वेजेस हैं जहाँ जिसको बोलने वाले बहुत कम लोग अब बचे हैं। फिर बात करें रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल माइनॉरिटीज़ की, तो रीजनल माइनॉरिटीज़ में आप देखोगे जो नागालैंड में नागा कम्युनिटीज़ हैं वो उस पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ के भी 3 टाइप्स यहाँ पे हमने देखे। फॉर एग्जाम्पल, द माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू कंजर्व देयर लैंग्वेज, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनको अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, लिपि, स्क्रिप्ट मीन्स क्या होता है, लिपि, एंड कल्चर, संस्कृति को प्रिजर्व करने का, उसे कंजर्व करने का अधिकार होता है और उसे आगे बढ़ाने का भी अधिकार होता है। द माइनॉरिटीज आल्सो हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटीज के पास में ये भी राइट्स होता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि मतलब शैक्षणिक संस्थान उनको वो इस्टेब्लिश मतलब करने का भी अधिकार है उन्हें।
लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। जो विविधताएं हैं उनके साथ सामंजस्य, और सामंजस्य कैसे बैठेगा। E.M. फोस्टर फ्रेसेस डेमोक्रेसी फॉर टू रीजन। E.M. फोस्टर जो है वो डेमोक्रेसी को, उसकी प्रशंसा करते हैं दो कारणों की वजह से। वो दो कारण क्या है। फर्स्ट, बिकॉज इट प्रोवाइड वैरायटी, क्योंकि यह एक तो वैरायटी को प्रोवाइड करती है, एंड सेकेंडली इट परमिट्स क्रिटिसिज्म। दूसरा जो है ये क्रिटिसिज्म को परमिट करती है, आलोचना को परमिट करती है। आप देखोगे यू कैन नॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट इन मोनार्च या मोनार्ची, और इन जो आपके तानाशाही होती है, जिसे हम इंग्लिश में, हिटलर जहाँ हुआ था, मुसोलिनी हुए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोनार्च हुआ या मतलब आपके जो डिक्टेटरशिप हुआ, जिसे हम तानाशाही भी कहते हैं, वहां पर आप मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर आप क्रिटिसाइज करते हो तो या तो आप मार दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। पर डेमोक्रेसी में ऐसा पॉसिबल है। ऑन एनी पर्टिकुलर इशू मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर मे हैव मेनी व्यूज एंड ओपिनियन। पर्टिकुलर इशू पर जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं उनके कई व्यूज होते हैं, कई ओपिनियन होते हैं। देयर शुड बी टॉलरेंस फॉर अदर्स व्यू इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम और ओन। हाँ, ये बात भी है कि मतलब टॉलरेंस भी होना चाहिए, ठीक है, कि भाई इतना तो पेशेंस हो कि मतलब आप उनके व्यूज को मतलब सुने, भले ही वो आपसे क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। While majority have their way, the minorities should have their say. अगर मेजोरिटी के पास में अपना एक तरीका है तो माइनॉरिटीज के पास में भी उनकी बात कहने के लिए एक मौका होना चाहिए। देयर शुड बी अ पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें आप ले रहे हैं तो दे भी सकें, ठीक है। मेजोरिटी के पास में कुछ लेने के लिए है तो उनके पास में देने के लिए भी होना चाहिए। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय डिस्कशन। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट होती है जो किससे बनती है, डिस्कशन से। बिकॉज डिसीजन ऑन पॉलिसी मैटर्स आर टेकन ओनली आफ्टर थ्रू डिस्कशन। क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉलिसी बनती है, मैटर से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनती है वो किसके थ्रू बनती है, डिस्कशन के थ्रू बनती है। लोकसभा में डिस्कशन, राज्यसभा में डिस्कशन, ठीक है। द मेजोरिटी कांट फोर्सफुली इम्पोज इट डिसीजन ऑन माइनॉरिटीज। मेजोरिटी ओनली बिकॉज, इसलिए मतलब कोई भी लॉ को इम्पोज नहीं कर सकती कि वो मेजोरिटी में। ये फोर्सफुली इम्पोज करने का यहाँ पे कोई भी रूल नहीं, कोई भी मतलब हम कहें रोल नहीं है, ठीक है, माइनॉरिटीज के ऊपर। इट इज आल्सो गवर्नमेंट बाय परसुएशन। यह एक ऐसी गवर्नमेंट है जो किसके द्वारा चलती है, परसुएशन के द्वारा चलती है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिस्कशन यूजुअली हेल्प्ड अस रिमूव आवर डिफरेंसेस एमिकेबली। फॉर्मल डिस्कशन हो या इनफॉर्मल डिस्कशन हो, दोनों तरह के डिस्कशन हो, तो ये हमें मदद करते हैं कि हमारा जो डिफरेंस है उसको हम एमिकेबली मतलब इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आपके सामने जो है कुछ वर्ड आ गए हैं, जैसे कि मतलब एमिकेबली मतलब सौहार्द के साथ में, सौहार्दपूर्ण के साथ में इसे हम सोल्व कर सकते हैं। और ये काफी अच्छी बात है कि सौहार्द के साथ में हम इसे सोल्व करें ताकि झगड़े ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, ठीक है। तो विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट वी कैन सोल्व इट बाय डिस्कशन। एक और जो वर्ड आया था आपका, वो आया था आपका परसुएशन। परसुएशन मीन्स प्रोत्साहन होता है, प्रोत्साहन कि आपको बढ़ावा देना है छोटे लोगों को भी, जो माइनॉरिटीज हैं। चलो लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं इसकी। देयरफॉर डेमोक्रेसी इज द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए यह एक आदर्श फॉर्म है सरकार का। लास्ट, एनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी। मानवीय गरिमा को एनहेंस करना मतलब होता है उसको बढ़ावा देने वाली मतलब फॉर्म है। डेवलपमेंट इज व्हाट एवरी गवर्नमेंट प्रोमिसेस। हर गवर्नमेंट क्या प्रॉमिस करती है, डेवलपमेंट, विकास। विकास मतलब क्या, किसका विकास,
Rulers in democracy ensure that the fruits of the development should reach the marginalized section of the society. जो डेमोक्रेसी के रूलर होते हैं वो इंश्योर करते हैं, जो भी शासन कर रहा है डेमोक्रेसी में वो इंश्योर करता है कि मतलब जो विकास का जो फल है या विकास की जो मतलब पूरा हम कहें कि सार है वो किसको मिलेगा, वो मार्जिनलाइज सेक्शन तक भी जाएगा, ऐसे उन लोगों तक भी जाएगा जो गरीब से गरीब है, पूरेस्ट ऑफ द पुअर। इट इज आल्सो नोन एज सोशल जस्टिस, उसी को सोशल जस्टिस भी कहते हैं। अगर आपका डेवलपमेंट सिर्फ रिच और रिच और मतलब जो ऐसे लोग हैं जिनके पास में ऑलरेडी मतलब कुछ विशेष अधिकार हैं, ठीक है, तो उन्हीं तक पहुंच पा रहा है, तो वो तो सोशल जस्टिस हुआ ही नहीं, सामाजिक न्याय हुआ ही नहीं। सामाजिक न्याय कब होगा, जब आपके द्वारा किया गया विकास जो हमारे समाज का लास्ट पर्सन है वहां तक भी जाए। द गवर्नमेंट शुड वर्क हार्ड टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। सरकार को करना चाहिए बहुत हार्ड वर्क, मेहनत करना चाहिए कि वह इस गैप को जो अमीरों और गरीबों के बीच में है उसको कम कर सके। द डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लॉन्चेस मेनी वेलफेयर एक्टिविटी फॉर इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है कई तरह के मतलब वेलफेयर एक्टिविटीज वो लॉन्च करती है। वेलफेयर एक्टिविटी मतलब उनके भलाई के लिए, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हों, उनके लिए वो बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज लॉन्च करती है। और वो क्या क्या मतलब प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज हैं, जैसे पहला है देयर इज द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एससीज एंड एससी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटीज। सरकार में अपॉर्चुनिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि चूंकि ये सोशली वीकर सेक्शन है एससी और एसटी, इनको सरकार में या गवर्नमेंट जॉब्स में एडमिशन के समय तो इनको कुछ सीटें रिजर्व की जाती, इनका एक कोटा होता है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज में हो, लोकसभा में हो या स्टेट असेंबलीज में हो। आपने देखा होगा अपने पंचायत चुनाव में, ठीक है, एमएलएस के इलेक्शंस में या एमपी के इलेक्शन में कुछ जो सीटें होती है वो रिजर्व होती है। सीट आर रिजर्व फॉर बैकवर्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस। कुछ सीटें जो हैं ओबीसी की भी रिजर्व होती हैं, 27% होती है, ठीक है। आल्सो इन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, चाहे वो सेंटर से के रिलेटेड जो भी मतलब इंस्टीट्यूशन होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या स्कूल्स हो। दिस हैज बीन डन टू गिव द वीकर सेक्शन अपॉर्चुनिटी व्हिच हैज बीन डिनाइड टू देम फॉर लॉन्ग। ऐसा इसलिए होता था कि जो वीकर सेक्शन जो हैं हमारे समाज के, उनको वो अपॉर्चुनिटी दे सकें जिनको पहले लंबे समय तक डिनाई किया गया था इस अपॉर्चुनिटी से। दिस इंश्योर्स दैट दे कैन लिव विद डिग्निटी। ये इंश्योर करता है कि वो सम्मान के साथ में रह सके। सेकंड जो वेलफेयर एक्टिविटी है उसमें आता है अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड। आर्टिकल 17 के तहत जो है छुआछूत को क्या कर दिया गया, निषेध मान लिया गया। जो भी अगर अनटचेबिलिटी को मतलब प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है तो उससे मतलब पनिशमेंट भी मिलेगा, ठीक है, उसको जेल हो सकती है और साथ ही साथ में उसे मतलब पेमेंट भी भरना हो सकता है। तो अनटचेबिलिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है, वर्बल अनटचेबिलिटी हो सकती है, आप मतलब उसको जाति के आधार पर गाली गलौज नहीं कर सकते, ठीक है, वो जाके आपकी कंप्लेंट कर देगा तो कोई सुनवाई नहीं होगी। बीच में इसमें कुछ बदलाव हुआ था पर बाद में वापस से इसको उसी प्रकार से कठोर रखा गया। द गवर्नमेंट प्रोवाइड लो कॉस्ट हाउसेस फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आप देखोगे सरकार जो है आज कई प्रकार की हाउसिंग लोन दे रही है, ठीक है, ताकि वो अपना घर बना के आराम से रह सके, चाहे वो मतलब इंदिरा गांधी आवास हो या आज का मतलब आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ठीक है, तो सरकार देती है ताकि मतलब जो वीकर सेक्शन है हमारे समाज के वो आगे बढ़ सके। लार्ज नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड फॉर देम। कई प्रकार की वेलफेयर स्कीम जो है उनके लिए लॉन्च की गई है, चाहे वो आपके पीडीएस सिस्टम हो जिसमें चावल मिलता है, उनको गेहूँ मिलता है, बड़ी संख्या में मिलता है, ठीक है, येलो कार्ड और आपका जो गुलाबी कार्ड होता है। समरी ऑफ द लेसन, समरी ऑफ द लेसन ये आप पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में वी विल डिस्कस अबाउट आवर क्वेश्चन आंसर। थैंक्स।